तो आज हम बात करेंगे कि अब आपके एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि अब आप क्या करें, क्योंकि मे बी यू आर फीलिंग इट एज ब्लैंक, बट उतना ब्लैंक नहीं है। यू हैव अ लॉट टू डू, है ना। तो क्या कर सकते हो, ये बात कर लेते हैं। और एग्जाम्स अगर बोर्ड के कैंसिल हुए हैं तो उसका मतलब क्या है, तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन। तो देखो यार, आपके जो नोटिस आया हुआ है सीबीएसई का, उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स तो आपके कैंसिल हो गए हैं, बट आप लोगों को असेस किया जाएगा बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय सीबीएसई। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा, तो जिस तरीके से आपके जेई मेंस, नीट और बाकी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं आफ्टर क्लास 12, तो क्या होता है कि वो जो सारे एग्जाम्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं मोर ओवर। और उनका स्टैंडर्ड काफी अच्छे लेवल का होता है। काफी अच्छे मतलब आपको पता ही है कि जिन लोगों के 11th-12th के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वही इस प्रोसेस के साथ गो थ्रू करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि यार एमसीक्यू मोड में है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि एमसीक्यू मोड में भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लगते हो। तो अब एग्जैक्टली exactly क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम जो बोर्ड का है वो तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपको कहीं पे जाके एग्जाम्स नहीं देना बोर्ड का, एज सिंपल एज इट इज। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि जब आप घर में बैठे हो तो देयर कैन बी अ सॉफ्टवेयर जहां पे आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो। अब ये होता कैसे, जैसे अभी यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और उन सॉफ्टवेयर पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल होती है, वहां पे वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि सिमिलर टू योर एप्लीकेशन जो कि आप स्कूल में यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप क्लासेस अटेंड करते हो। तो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो हर सब्जेक्ट का बनाया जाएगा, और उसे बनाने के लिए सीबीएसई ही सारे गाइडलाइंस रिलीज करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर स्कूल का इंडिपेंडेंट कोई क्राइटेरिया हो जाए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि 10th के बाद काफी स्टूडेंट्स को स्कूल से स्विच करना होता है, या काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रीम स्विच चेंज करनी होती है, स्ट्रीम लेनी होती है। बेसिकली स्ट्रीम तो क्या ही चेंज करनी है, लेनी है आपने। तो काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रीम लेनी है, तो इसीलिए काफी क्रिटिकल होता है 10th का एग्जाम। उसको उस क्रिटिकलिटी को इस सिचुएशन में भी बनाए रखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया जाएगा, जिसके अंडर हो सकता है कि सीबीएसई की साइड से या तो एग्जाम आए, या तो आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आ जाए सीबीएसई की साइड से ऑब्जेक्टिव बेस्ड, या फिर हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म सीबीएसई ऐसा हायर कर ले या डेवलप करवा ले जिसमें सारे स्कूल्स के स्टूडेंट बेस्ड अपॉन देयर स्कूल्स एग्जाम दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे सकते हो। और उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पे आपका आगे का ग्रेडिंग और आपकी स्ट्रीम्स ये सब डिसाइड करी जाएंगी। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि यार 10th की पढ़ाई छोड़ देंगे, 11th पे फोकस करेंगे। नहीं, ऐसा अभी नहीं करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो पहले सारे एग्जामिनेशन हैं उनके थ्रू ही फुल एवेल्युएट कर दिया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि आपका एक एग्जाम हो, ठीक है, जो कि आपके घर बैठे बैठे आप दे सकें, और उस एग्जाम के थ्रू दो चीजें हों। पहला, आपको 10th से 11th में अपग्रेड किया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, 10th से 11th में अपग्रेड होने के बाद जैसे आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या वोकेशनल अलग अलग स्ट्रीम लेते हो, तो उसी उसी मार्किंग के जो आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में दिया, उसी मार्किंग के स्टैंडर्ड पे आपको स्ट्रीम्स दिए जाएं। ठीक है, तो इसलिए 10th की पढ़ाई ऐसे छोड़नी नहीं है आपको एकदम से कि मैंने 10th की पढ़ाई छोड़ दी, अब चलो मेरा तो मन है 11th में साइंस लेने का, अब मैं साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप पढ़ाई तभी स्टार्ट करो जब आप ये कॉन्फिडेंट हो कि यार जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा या जितनी परसेंटेज मैं स्कोर कर सकता हूँ, उस परसेंटेज से मैं साइंस स्ट्रीम ले सकता हूँ। ठीक है, तभी आप पढ़ाई आगे की स्टार्ट करें, वरना अभी
आगे की पढ़ाई पे उतना फोकस ना करें। देखो 11th की पढ़ाई में जंप करने से ज्यादा बढ़िया चीज बताऊं क्या है? 11th की पढ़ाई में जंप करने से पहले ज्यादा बढ़िया चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा हम फ्री हो गए, थोड़े से तो फ्री होना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 1-2 वीक, और उसके बाद भी मे बी 1 मंथ दिया जाए स्टूडेंट्स को जो इंटरनल असेस करना है उसके लिए 2 वीक्स दिए जाए, या जितना भी टाइम दिया जाएगा उतना टाइम। अगर आपको लगता है कि हम उतना पढ़ाई पे नहीं दे सकते, हमारे पास काफी टाइम फ्री बच रहा है, तो उस टाइम पे व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, साइंस स्ट्रीम्स को लेने के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हो, इनके बारे में एक अपनी चेकलिस्ट बनाओ, अपनी डायरी बनाओ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कल ही एक अपनी डायरी बनाओ या A4 शीट्स बनाओ अपनी, और लिखो पहले तो आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, ठीक है। 11th में आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, क्योंकि यार मार्क्स तो एक क्राइटेरिया है ना, आपकी इच्छा क्या है, फिर आप उसके हिसाब से मेहनत करोगे। मान लो आप साइंस लेना चाहते हो लेकिन आप उतना स्कोर नहीं करने के कैपेबल हो, तो आप पढ़ाई भी करोगे ना साथ में। तो आप एक डायरी बनाओ जिसमें ये लिखो कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक है। उस स्ट्रीम को लेने के बाद आप कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो ये भी लिखो, ठीक है। उन करियर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करने के बाद अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो ये भी लिखो। सब कुछ आज प्लान करना उतना इजी नहीं होता, लेकिन तो उसी के लिए आपको रिसर्च करनी है। जैसे क्या है कि अगर मैं कोर्सेज के नाम लूँ, जैसे कि कोर्सेज आफ्टर 12th के अगर मैं नाम लूँ, तो बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, डाइट हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, डिप्लोमा हो गया, ठीक है। उसके बाद एमबीबीएस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे, आप पायलट बनना चाहते हो, पायलट की ट्रेनिंग हो गई। आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग हो गई। आप ये जो एकेडमिक एजुकेशन है यानी कॉलेज एजुकेशन है उसको नहीं लेना चाहते, आप टेक्निकल कोई एजुकेशन लेना चाहते हो जिससे आप बहुत ही जल्दी जॉब्स ले सको या बहुत ही जल्दी अपना करियर एक्सप्लोर कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आज आपको अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, आपके मन में ये विचार है कि यार मेरे को तो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, खुद की अपनी कंपनी खोलनी है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि यार वो ब्लॉगिंग करता है, तो मान लो कि वो एक ब्लॉगर ही बनना चाहता है, और ब्लॉगर बनने के बाद वो अपनी ब्लॉग की वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, और उसी के थ्रू वो कंटेंट राइटिंग और इन सब फील्ड्स में जाना चाहता है जिससे वो अर्न कर सके। तो इसके लिए कॉलेज एजुकेशन से ज़्यादा जरूरी है उस फील्ड की टेक्निकल एजुकेशन। तो कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ आपको वो टेक्निकल एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी अगर आप उस फील्ड में बेस्ट रहना चाहते हो। तो आप क्या वो चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आज से लिखना स्टार्ट करो। मैंने आपको इतने सारे कोर्सेज के नाम बताए है ना। अब इन कोर्सेज में एक्चुअली होता क्या है ये भी ध्यान में रखो। जैसे कई स्टूडेंट्स को नहीं पता बीटेक और बीएससी में डिफरेंस क्या है कोर्स वाइज, है ना। कौन सा टेक्निकल कोर्स है और कौन सा रेगुलर कौन सा कोर्स है, टेक्निकल डिग्री और रेगुलर डिग्री में डिफरेंस क्या होता है ना। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जब हम वो कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स में कितने पैसे लगते हैं। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि आपको पायलट बनना है, ठीक है, आपने एक बड़ा सपना देखा आपको पायलट बनना है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगर कमर्शियल, दो टाइप के पायलट हो गए, एक तो हो गया कमर्शियल पायलट और एक हो गया नॉन कमर्शियल, यानी कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, है ना, जो एयर फोर्सेस में जाते हैं हमारे, वो वाले पायलट। तो दोनों अलग अलग हैं, बहुत ही डिफरेंस है। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी लगेगा, आपको पैसे खर्चने भी पड़ेंगे। वहीं अगर आप एयर फोर्स में जाना चाहते हो तो वहाँ पे पैसे खर्चने के साथ साथ पैसे काफ़ी कम खर्च होंगे, पैसे उतने नहीं खर्च होंगे। आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली इतना टफ होना पड़ेगा कि आपको आर्मी के एंट्रेंसेस क्लियर करने पड़ेंगे। अभी ये एंट्रेंसेस कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक एनडीए एंट्री होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें कि 11th-12th के बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपके पास साइंस साइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके से पास होना बहुत जरूरी है। पीसीएम में जैसे मयंक कह रहा है कि सर पीसीएम में इंजीनियरिंग के अलावा कुछ ऑप्शन है क्या, जैसे मेरे को भी यही लगता था जब मैं क्लास 11th-12th में था कि पीसीएम का मतलब इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं होता। जो साइंस स्ट्रीम है ना, मेडिकल और नॉन मेडिकल, देखो मेडिकल में तो ज्यादातर आप मेडिसिन के फील्ड में ही जा सकते हो। मेडिसिन के अलग अलग फील्ड है, कोई कोई सर्जन बनता है, कोई स्पेशलिस्ट बनता है, कोई केमिस्ट भी बन जाता है ना, कोई एनिमल्स वाले फील्ड में चला जाता है। तो सब में ही मोर ओवर अगर आप मेडिकल जोन में जाना चाहते हो तो मोर ओवर यू विल बी डीलिंग अबाउट दिस नेचर,
है ना, रेमेडीज, इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। लेकिन जब आप नॉन मेडिकल फील्ड लेते हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही बन सकते हो, आप एनडीए में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी आर्मी में भी जा सकते हो। तो आर्मी में जाओगे तो इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर एनडीए क्लियर किया हुआ है तो, है ना। इसी तरीके से आप कोई भी साइंस स्ट्रीम की खास बात क्या होती है, साइंस स्ट्रीम के बाद आप कोई भी डिग्री ले सकते हो, यानी कि आप कॉलेज में किसी भी डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, वहां पे अनटिल अनलेस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिमांड ना हो, ठीक है। तो ये चीजें आप एक्सप्लोर करो, आज से ही थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ टाइम आपके पास फालतू है अभी, जिसे आप वेस्ट कर सकते हो इधर उधर सोशल मीडिया एक्सप्लोर करने में। आपको लगेगा यार बोर्ड के एग्जाम हो गए कैंसिल, जिंदगी हो गई सफल, मेरी की तो तैयारी वैसे भी उतनी अच्छी नहीं थी, और अब मेरे को तो जो स्ट्रीम मैं चाह रहा हूँ वो तो मिल ही जाएगी, स्कूल्स दे ही देंगे, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस आएंगी, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जस्टिस किया जाएगा, जो डिजर्विंग होगा। देखो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जिसने पढ़ाई करी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड्स हो या ना हो, अगर वो डिजर्व करता है तो उसको मिलेगा ही। फर्क किनको पड़ता है, जो डिजर्व नहीं करते थे, अब उनके पास मे भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, तो आप इसको इन कैश करो, इस अपॉर्चुनिटी को इन कैश करो, मतलब कि इसको सक्सेसफुली अपने व्यवहार में लाओ, ठीक है। अब एक और चीज से आपको अवेयर करवाना चाहूंगा, जैसे पहले क्या होता था कि पहले ना करियर्स जो हैं वो काफी फिक्स्ड थे। फिक्स्ड का मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, है ना, अफसर बोलते थे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ठीक है, बैंकिंग हो गई। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स थे जो फिक्स थे, यानी सक्सेसफुल किसको माना जाता था, ये फिक्स फील्ड्स में ही जाता था। लेकिन आज फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल हो गए हैं। वेरिएबल मतलब बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं, डायनेमिक हो गए हैं। ये हुआ क्यों? तो देखो, होता क्या था कि पहले मैथ्स मेडिकल के लिए कंपलसरी नहीं है आर्यन। होता क्या था कि पहले ना उतनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं थी, यानी कि उतनी ज्यादा इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो इंटरनेट नामक कोई वर्ल्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था उतना ज्यादा। अगर 2010 से भी पहले की बात करूं तो भारत में तो बहुत ही ना के बराबर लोग इंटरनेट यूज करते थे उस समय, जितना कि कंपैरेटिवली आज कर रहे हैं 2018 के बाद। तो अगर इंटरनेट कभी कोई यूज ही नहीं कर रहा है इंडिया में, तो क्या कोई इंटरनेट पे मार्केटिंग भी करना चाहेगा अपने प्रोडक्ट की? नहीं। तो इंटरनेट पे उतने एड्स भी नहीं चलाता था कोई, अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आने लगा, देखो क्या क्या डिजिटलाइज हो गया। बैंकिंग डिजिटलाइज हो गई, क्या आज नेट बैंकिंग आया, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम के थ्रू आप सभी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपकी एजुकेशन डिजिटलाइज हो गई? बिल्कुल डिजिटलाइज हो गई। आप सब लोग अभी इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब इज वन ऑफ द स्कूल जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब भी एक स्कूल बन चुका है ना। ये भी डिजिटलाइज हो गया, ठीक है। क्या आपका हेल्थ, अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में जानना है या स्पेशलिस्ट से बात करनी है, तो आपको क्या इंटरनेट पे मदद मिल सकती है? यस, आपको मिल सकती है। आप घर पे बैठे अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मेडिसिन भी बहुत हद तक डिजिटलाइज हो गई। अच्छा, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज हो गई क्या? जैसे पहले बड़ी बड़ी मशीन्स थी, तो क्या उन मशीन्स का काम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं आज? हाँ, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, है ना। क्या लोगों का काम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं? हाँ, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रेस्टोरेंट्स में पहले क्या होता था, या नॉर्मल भी दुकानों में क्या होता था, पहले बिलिंग सिस्टम होता था, तो एक डायरी बनाते थे, पर्ची सी बनाते थे। मान लो आपका 1000 रुपये बिल हुआ तो पर्ची काट के दे देते थे। आज वो पर्ची नहीं है, आज वो आपको एक प्रॉपर बिल मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर कंप्यूटर जनरेटेड बिल मिलेगा आपको। तो रेस्टोरेंट का बिलिंग सिस्टम भी पूरा डिजिटलाइज हो गया, है ना। और क्या चीजें हैं जो मेजर आपको लगती हैं डिजिटलाइज हो गई? आपके डॉक्यूमेंटेशन, है ना। जैसे आपके आज अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हो, है ना। आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये सारे रिसोर्सेज डिजिटलाइज बने हैं, ये सारे रिसोर्सेज जैसे डिजिटलाइज हुए हैं, तो इन सारे फील्ड्स में जो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। क्या खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? यस। क्या कपड़े पहनने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? यस। क्या मकान ऑनलाइन देख सकते हैं हम? प्रॉपर्टी ऑनलाइन देख सकते हैं? यस। तो रोटी कपड़ा मकान, 3 एसेंशियल नीड्स होती थी, तीनों ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ऑनलाइन एक्सेस करने से क्या हुआ, जो जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड थे ना, यानी बैंकिंग हो गया,
यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन फील्ड्स के साथ साथ लोग ऐसे फील्ड्स को भी चूज करने लगे जहां पे आप डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सीख रहे हो, डायनेमिक प्रोफेशंस को ज्वाइन कर रहे हो। तो ये प्रोफेशंस भी मार्केट में आ गए। तो अगर आपका प्रोफेशन कोई ऐसा है जो कि आज की नीड पे बेस्ड है, मान लो ऐसे मैं एक वर्ड बोलता हूँ, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब पता है किसी को? चैट सेक्शन में बताओ कोई, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? कोई बताओ चैट सेक्शन में, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? किसी को पता नहीं है या फिर? ये तो मेरे को भी पता है, मैं मतलब पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर्स, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशन में बात करूं, इन्फ्लुएंसर क्या है? प्रोफेशन, क्या इन्फ्लुएंसर भी एक प्रोफेशन है? इंस्पायर्स पीपल, ठीक है, मोस्टली ऑफ हिज ओन, ठीक है। क्या इन्फ्लुएंसर बनना भी एक प्रोफेशन है? आपके आसपास कौन प्रोफेशन प्रोफेशन की तरह अपना रहे हैं इन्फ्लुएंसर बन के? इन्फ्लुएंसर आपके आसपास कौन है, आपको क्या लगता है? संदीप माहेश्वरी, मयंक ने बोला, गुड। और कोई किसी को लगता हो? पॉलिटिशियंस आर इन्फ्लुएंसर्स, यस, पॉलिटिशियंस आर आल्सो इन्फ्लुएंसर्स। और क्या इन्फ्लुएंसर नया वर्ड है या इन्फ्लुएंसर बहुत पुराना वर्ड है, हमने आज उसका मतलब चेंज किया है? इन्फ्लुएंसर का ना आज हमने मतलब चेंज किया है। देखो मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था? ऑफलाइन फील्ड होते थे, ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी होती थी, तो इन्फ्लुएंसर कौन होता था? जो लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहा है अफसर, वो इन्फ्लुएंसर है ना? यार इन्फ्लुएंसर है। मतलब इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार ये बंदा तो ऐसा है, हमें भी ऐसा बनना है ना? जैसे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, ये लोग भी इन्फ्लुएंसर हैं। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? मतलब किसी का तो ड्रीम बनता होगा ना फिर कि मेरे को भी प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को भी चीफ मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो ये सब क्या है? ऑफलाइन इन्फ्लुएंसिंग जोन में थे पहले इंडिया में। यानी लोग ऑफलाइन, जिसने देखा वो प्रभावित हुआ। आज आपके एरिया एरिया से नरेंद्र मोदी जी गुजरे तो आप सब लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अरे मोदी जी। फिर आप देखोगे उनके पीछे कितनी गाड़ियां हैं, फिर आप देखोगे उनके पीछे कितनी सिक्योरिटी है, फिर आप देखोगे उनके पीछे कितने लोग घूम रहे हैं। तो आपको लगेगा यार ऐसा बनना है बस। ऐसे ही कैसे, जैसे मान लो आज आपके एरिया में आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर आ जाए, ठीक है? जैसे मयंक ने बोला संदीप संदीप महेश्वरी। अगर आपके एरिया से गुजर रहे हो, बोल रहे हो कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ या आपके स्कूल में आ रहा हूँ, तो आप क्या होगा, आप उस उनको सुनोगे और फिर आप बोलोगे यार ऐसा बनना है। क्यों? क्योंकि लोग इनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग इनके लिए सुन रहे हैं बैठ के, लोग इनके लिए पैसे दे रहे हैं। अब मान लो कि आप आज कई स्टूडेंट्स के इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स होते हैं। मान लो कि आज अक्षय कुमार आ रहे हो किसी एक ऑडिटोरियम में और अपनी स्पीच दे रहे हो, और उस ऑडिटोरियम की टिकट हो 100 रुपीज, और आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो आप दोगे 100 रुपीज? हाँ, दे दोगे, है ना? उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो आप दे दोगे 100 रुपीज, आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये भी इन्फ्लुएंसर। तो क्या इन्फ्लुएंसिंग एक प्रोफेशन है? हाँ, इन्फ्लुएंसिंग एक प्रोफेशन है, लेकिन कभी कभी हम इन्फ्लुएंसिंग के प्रोफेशन को गलत ले लेते हैं। गलत कैसे लेते हैं आप? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, आपका स्नैपचैट है, ठीक है, पहले टिकटॉक भी था आपका एक प्लेटफॉर्म। तो क्या होता है, कई लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी छोटी छोटी स्किल्स डालने लगते हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है। तो आपके आपके काम को लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, है ना? आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे तो क्या लगेंगे, आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे। तो आपको लगेगा यार दुनिया तो मेरे को पूछ रही है। फिर आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, फिर आपकी वहां से इनकम होगी। अब हुआ क्या कि ये
इनमें मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे लोग, लेकिन इनमें मोस्टली लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी बहुत ही कम समय के लिए। आज आप अच्छे से बात कर रहे हो, हंस रहे हो, जरूरी तो नहीं है ना आप हमेशा के लिए वैसे ही रहोगे, है ना। तो शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसिंग भी होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो छोटे छोटे टाइम के लिए जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, हम उनसे प्रभावित होके अपना सारा काम छोड़ देते हैं, अपने विजन छोड़ देते हैं और हम उन जैसा बनने लग जाते हैं, उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम गलत करते हैं। अगर आपका कोई यूनिक टैलेंट है और उस यूनिक टैलेंट को देखने के लिए लोग पे कर सकते हैं, लोग अपना टाइम यूज कर सकते हैं, तभी आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो इन्फ्लुएंसर भी एक प्रोफेशन है, लेकिन उस प्रोफेशन में जाने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी कि ये करियर में कितने टाइम तक परस्यू कर सकता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, 60 की एज की रिटायरमेंट की होती थी ना, अब रिटायरमेंट की एज लोग खुद ही कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो 60 में अचीव करते थे उसको 45-50 में अचीव करना चाहते हैं। तो आप ये सोचो, कोई भी प्रोफेशन जब आप चूज कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन अगर आप करना चाहते हो चूज, तो ये सोचो कि क्या आप उस प्रोफेशन में 45-50 तक की एज में अपना टाइम दे सकते हो, या एटलीस्ट आप 5 साल उस प्रोफेशन में रह के कोई दूसरा प्रोफेशन स्विच कर सकते हो 5 साल बाद। 5 साल आप मेडिकल में डॉक्टर बनने के बाद इंजीनियर तो नहीं बनने जाओगे ना, आप मेडिकल डॉक्टर को आप एक प्रोफेशन को लंबे समय के लिए चूज करोगे। इसी तरीके से जब आप इंजीनियर बन रहे होंगे तो उस समय आप इंजीनियरिंग ओरिएंटेड काम ही देखोगे। ऐसे तो नहीं है ना कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के 3 साल बाद मेडिकल का सोचोगे तो उसे कर पाओगे। बहुत कम लोग कर पाते हैं उस चीज को। तो प्रोफेशन को आप अडॉप्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है जब आप अलग 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 प्रोफेशंस के बारे में रिसर्च करो। मैं भी ऐसा करना स्टार्ट कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि मैं प्रोफेशंस के बारे में केस स्टडी बनाऊं और उन प्रोफेशंस को आपको बताऊं। लेकिन ऐसा है ना कि मैं अब सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता, क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर फॉर यू। तो आपको क्या करना है, अपनी खुद की रिसर्च शीट बनानी है और आज से अपनी रिसर्च चालू करनी है कि कौन से प्रोफेशंस क्या हैं, ठीक है, कितने लंबे समय तक आप उन्हें कर सकते हो, उनकी हाईएस्ट कैपेबिलिटी क्या है, उस प्रोफेशन की हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के बाद क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, उसमें आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, आप सोशल इंपैक्ट कितना क्रिएट कर सकते हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनली आप कितना अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो, कितना आप उसमें स्टेबल रह सकते हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करोगे उस प्रोफेशन को चूज करते वक्त। कई लोग होते हैं जो उतना मेंटली फिट नहीं होते और आर्म्ड फोर्सेस के लिए एस्पायर करते हैं, बनना चाहते हैं, बाद में उन्हें समझ में आता है यार मेंटली तो हम फिट ही नहीं है, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो उनको आर्म्ड फोर्सेस में उतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो घबरा गए और वहां पे तो सारा काम ही निडर रहने का है। या मेडिकल लाइन में तो सारा काम ही निडर रहने का है। कोविड हो रहा है फिर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर आप घबरा जाओ, खून देख के घबरा जाओ, पेशेंट देख के घबरा जाओ, तो आपको वैसा प्रोफेशन अवॉइड करना चाहिए, आपने डर को खत्म करना चाहिए। तो ये टाइम को मैं यही कहूँगा कि आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, प्रोफेशंस के बारे में जानो। आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हो रहे, लेकिन आपके डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडलाइंस के थ्रू एग्जाम्स होंगे, एवेल्युएशन होगा, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 10th से 11th में अपग्रेड किया जाएगा और आपकी स्ट्रीम चूज की जाएगी, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आप लेना चाहते हो उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि इसमें आपके इतने मार्क्स होंगे तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट ये गलत नहीं है, ना ही ये अन्याय है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे स्टूडेंट, मोस्टली 80% स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज ही लेना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटीज नहीं दी जा सकती। आपको आपकी कैपेबिलिटीज पे ही स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, आपने इंटरेस्ट पे ही स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रीम आपको वो नहीं लेनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम लेना तो चाहते हो लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, कॉन्सेप्ट बहुत ढीले हैं, तो साइंस स्ट्रीम कभी नहीं लेनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से आर्ट्स स्ट्रीम लेना तो चाहते हो लेकिन हिस्ट्री के बारे में जानना नहीं चाहते, ज्योग्राफी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, सिविक्स आपको बहुत ही ज्यादा ऑफेंडिंग लगती है, ठीक है, तो आप हम ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं बने। कॉमर्स लेना तो चाहते हो लेकिन आप ये जीएसटी वगैरह के बारे में जानना नहीं चाहते, बिलिंग्स के बारे में जानना नहीं चाहते, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जानना नहीं चाहते, मैथ्स आपके हाथ में हो, टिप्स पे हो, ये आप रखना नहीं चाहते, तो फिर आपको कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रीम लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है और दिस इज द राइट टाइम। आपको भगवान ने बहुत सुनहरा मौका दिया है, ये सोच के आप इस पे अमल करें, है ना। ऐसा मतलब पिछले पता नहीं कितने सालों में पहली बार हुआ है कि स्टूडेंट्स को ऐसा ऐसा मौका मिल रहा है, इतना टाइम मिल रहा है अपने साथ स्पेंड करने के लिए, है ना, और उनकी एजुकेशन भी कंटिन्यू चल रही है। आई नो इम्पैक्ट हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट नहीं हुई, आप तो फिर भी
दिल्ली जैसे प्लेस में रह रहे हो जहाँ पे इंटरनेट फुल ऑन अवेलेबल रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट भी नहीं जा पा रहा और उन तक टीचर्स भी नहीं पहुँच पा रहे, उनको बताने वाला कोई नहीं है ना। तो अब इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करो, ठीक है, और अपनी आगे की जो करियर लाइफ है उसको प्रिपेयर करने के लिए आज थोड़ा रिसर्च पे टाइम ज़्यादा लगाओ और इंटरेस्ट लेके लगाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप चैट पे डाल दो, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं, ठीक है, इस सेशन को। और आप किसी भी टॉपिक पे सेशन करना चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो तो लेट मी नो, मैं उस डिस्कशन के लिए भी ओपनली अवेलेबल हूँ, जैसे कि पढ़ाने के लिए अवेलेबल था अभी तक। तो जब हमारा क्राइटेरिया आ जाएगा उसके बाद तो हम सेशंस लेंगे पढ़ाने का भी। रोहन 10th का पढ़ना है आपको, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? 10th का पढ़ना है क्योंकि क्राइटेरिया तो आएगा ना, अभी ऐसा तो नहीं है सीधा 11th में अपग्रेड कर देंगे। इंटरनली भी एग्जाम हो रहे थे आपके, ऑनलाइन भी एग्जाम्स हो रहे थे, कॉलेज में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो इवेल्युएशन के पैरामीटर्स तो आएंगे, तो पढ़ना तो है। थोड़ा कम कर सकते हो अभी, लाइट कर सकते हो अपने माइंड को, लाइट करके अपने जो इंटरेस्ट जोन है उन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। पढ़ाई छोड़ के सिर्फ टाइम वेस्ट करना, दैट आई वुड नॉट सजेस्ट टू यू। अगर किसी के स्पेक्स लगे हैं तो वो एनडीए ज्वाइन कर सकता है। हाँ, आप जा सकते हो, कुछ ऐसे आपके एनडीए में भी एंट्रीज में और टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चश्मा लगा हुआ है तो आप नहीं जा सकते। आपकी करेक्टेड विजन होनी चाहिए, ठीक है, आपको आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं होने चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आई वीक है थोड़ी तो दैट कैन बी मैनेज्ड। कुछ एक ऐसी एंट्रीज निकलती हैं, कुछ एक ऐसी जॉब पोस्ट निकलती हैं जिनको आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, बाकी को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि दिस कैन चेंज इन फ्यूचर, बट अभी तक के लिए ऐसा ही है। तो जब भी एंट्री निकलती है ना, एनडीए की एंट्री निकलती है जब भी, तो एक पूरा पूरा का पूरा लेटर निकलता है यूपीएससी की वेबसाइट में कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है, उसको अच्छे से पढ़ना है। और किसी का कोई डाउट? वर्डप्रेस की वेबसाइट सही से कैसे बनाते हैं? सही से कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट? सीखो वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस की, तभी सही से आएगी। तो वेबसाइट बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेस। एक रिसोर्स इंटरप्रेट गीक्स के एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में भी आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि पहले आप यूट्यूब पे ही देखो। प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं सर है आपको, डोमेन होस्टिंग इनको कनेक्ट करना। सर सी हाँ जी बोलो। सर सीबीएसई ने तो कहा है कि सर इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स मिलेंगे। हाँ तो अभी ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इस पे अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो जो इंटरनल असेसमेंट है वो अभी तक का सारा जो किया आपने उसको देख के बनाया जाएगा या एक और एग्जाम होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, इट में चेंज, कि अभी भी आपका एक एग्जाम होगा जो कि स्कूल की साइड से ही आएगा, ऑनलाइन ही आएगा, उसको आप दोगे, ठीक है। दिस इज माई प्रिडिक्शन, बट मे बी इट कैन बी जो आपने अभी तक किया उसके बेसिस पे। What should we do to be an entrepreneur means what courses should we choose? तो सृष्टि, entrepreneur का मतलब क्या होता है पहले उस चीज़ को समझो, है ना। इस पे मैं मे भी एक अलग वीडियो भी बना दूं या सेशन भी ले लूं। पहले entrepreneur का मतलब क्या होता है? तो entrepreneur का मतलब ये होता है, जैसे सोसाइटी में कोई भी एक, सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, सोसाइटी में कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को देखते हो, है ना, आप एज ए स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हो, आप उसे ठीक करना चाहते हो, पहली चीज। अब सिर्फ क्या जो प्रॉब्लम ठीक करता है वही एंटरप्रेन्योर है? नहीं, वो समाज सेवक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके आसपास गंदगी है तो आप गंदगी नहीं रखना चाहते, आप अपने आसपास को साफ रखना चाहते हो, उसके लिए आप रोज सुबह उठ के झाड़ू मार रहे हो अपने पूरे रोड पे। आपने 4 लोगों को और इकट्ठा कर दिया, टीम बना ली, टीम बना ली तो भी एंटरप्रेन्योर हो क्या? नहीं, जरूरी नहीं, आप समाज सेवक भी हो सकते हो। तो पहली चीज, आपको कोई प्रॉब्लम मिले, दूसरी चीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके साथ एक टीम हो या आप उसको फर्दर एक टीम के थ्रू सॉल्व कर सकते हो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रॉब्लम एक बड़े लेवल पे हो, ठीक है, यानी कि वो एक बहुत ज्यादा बड़ी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम हो, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए आपको कोई पैसे दे सके, ठीक है। जैसे एंटरप्रेन्योर का एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो कि मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाना आता है, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग सीखना क्या एक प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। काफी लोग सीखना चाहते हैं, उन्हें रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिलते, लोग ट्रेन करने के लिए अच्छे नहीं मिलते, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है, उनको उसके बाद करियर ऑप्शंस नहीं पता होते। तो मान लो मैं वीडियो एडिटिंग सिखाने लगा, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उस एक स्टूडेंट को मैंने इतना अच्छा सिखाया कि उसके साथ साथ 6 स्टूडेंट और आ गए, कह रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग सिखाओ सर। अभी तक मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनाऊं, अभी तक मैं बस उनको सिखा रहा हूँ, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं। अब मेरे पास 50 स्टूडेंट आ गए, 50 स्टूडेंट को सिर्फ मैं नहीं सिखा सकता, मैंने एक और पर्सन हायर किया जो वीडियो एडिटिंग सिखा सके मेरे साथ, मैंने टीम बनाई 2 लोगों की। क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ? हाँ मैं अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मुझे समझ में आया यार, वीडियो एडिटिंग सीखना तो इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं, तो मैं उनको भी सिखाने लगा। मैंने इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स से भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, उनसे भी पैसे लेना स्टार्ट किया चार्ज करने के लिए। अब मैं अपनी टीम बढ़ाने लगूंगा। अब मेरे को एक ऐसा भी टीम मेंबर चाहिए होगा जो लोगों को बताए बताए कि हम वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, यानी कि मार्केटिंग के बारे में बताएं। एक ऐसा बंदा रखना चाहूंगा जो कॉल कर करके लोगों से बात करे कि आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, हमारे ये सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसको आप उससे आपकी मनी जनरेट हुई, और उस प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही नहीं आपकी टीम भी सॉल्व कर रही है। अब कई जब एक अलग नेक्स्ट लेवल आएगा तो ऐसा भी हो सकता है आपकी 20 बंदों की टीम है, वो सब वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई सेल्स कर रहा है, और आप बस उनको मैनेज कर रहे हो, और आप अपने आप को सोशली प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने अपने प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एज सच कोर्स नहीं होता, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अलग अलग चीजों के बारे में जानना होता है, और फिर अलग अलग स्किल्स सीखनी होती है, यानी आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी होगी। पहले तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, उसके बारे में काम करने के लिए आपके ऊपर अंदर स्किल सेट होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग की कंपनी खोली, तो मेरे को वीडियो एडिटिंग तो आनी चाहिए, वरना मैंने कंपनी क्या खोली। तो जो चीज करना चाहते हो पहले वो खुद से करनी आनी चाहिए, सबसे पहली चीज है, और वो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मोर ओवर बात है। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप पे एक पूरा मैं सेशन ले सकता हूँ इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, ठीक है। हैज कॉर्पोरेट सेक्टर बिकम टोटली रूइंड इन करंट सेंचुरी बाय द वे इट वर्क्स? नहीं, इतना रूइंड नहीं है भूमिका कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर भी काफी ग्रोइंग है, इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज नई आई हुई हैं, ठीक है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को काफी इंडियंस यूज कर रहे हैं और अपनी अर्निंग को 10x कर चुके हैं, 5x कर चुके हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर चुके हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर उतना भी रूइंड नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम हर चीज में होता है ना, तो वो ठीक किया जा सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? अच्छा, एडिटिंग के लिए हम प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको सीखनी ही है तो स्टार्टिंग ही करनी है तो कैमटेसिया, फिल्मोरा, ये बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। द विंसी बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिन पे आप काम कर सकते हो, लेकिन प्रीमियर प्रो आई विल सजेस्ट कि आप वो यूज करें, ठीक है। तो मे बी एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सेशन हो सकता है। पेड है तो यार बहुत सारे तरीके हैं उसको एक्सेस करने के, ठीक है, तो तरीके अपनाओ, या अनपेड सॉफ्टवेयर पे पहले काम करो, जब आपको ट्रस्ट हो जाए तब पेड लो, है ना। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं एक सेशन ले सकता हूँ, अगला सेशन लूंगा, अभी क्लास खत्म होने वाला है सेशन। जो भी इंटरेस्टेड हो यार ज्वाइन कर लेना, और अलग अलग टॉपिक्स पे लेता रहूँगा जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी। जैसी गाइडलाइंस होगी पढ़ाई पे गेट बैक कर लेंगे। एंडिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।